साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी मातमपुर से लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए अब कहानी सुनते हैं। अब यही जानकर सब्र कर लो बेटा कि भगवान जी ने उसके भी कष्ट हर लिए हैं और तुम्हें भी मुक्ति दे दी है। अब उसे भूलकर दूसरे बच्चों में दिल लगाओ, राम जी सब भला करेंगे। वह महिला अनवरत बोले चली जा रही थी और मैं भाभी का वेदना से पुता चेहरा देख रही थी। आगंतुक महिला भाभी को पिछले 15 मिनट से यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो तुम्हारे पीछे कौन उसकी देखभाल करता। मेरा मन हो रहा था उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें चुप कर दूं, पर उनकी उम्र का ख्याल करके मैं चुप रह गई थी। और वही क्यों, आने वाला हर व्यक्ति इसी अंदाज में बात कर रहा था। लगता था जैसे सांत्वना के बहाने वे लोग बधाई दे रहे हैं। अब उन्हें कौन समझाता कि माँ के लिए संतान की मृत्यु दुख ही होती है, भले ही संतान सविता की तरह लुंज पुंज क्यों ना हो। जब वह देवी जी चली गई तो मैंने राहत की सांस ली। भाभी से कहा, भाभी अब आप सीधा जाकर बिस्तर पर लेट जाइए। कोई भी आए आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे निपट लूंगी। आप बस आराम कीजिए। आज तो शायद मम्मी का सत्संग ग्रुप भी आने वाला है, अमिता ने कहा। तुम्हें कैसे पता, भाभी ने पूछा। मम्मी, सुबह मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी ना, तो माथुर आंटी और शुक्ला आंटी मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए मिले थे। माथुर आंटी कह रही थी, मिसेस शुक्ला, हम सब साथ मिलकर चलेंगे, ऐसी जगह अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। सत्संग ग्रुप? भाभी कब से सत्संग जाने लगी? मैंने आश्चर्य से भरकर कहा। वो कहाँ जाती थी, मैं ही ठहल कर भेजती थी। इनके लिए मैं मंगलवार की कोचिंग भी खोल कर देती थी। सत्संग ही सही, पर उसके बहाने से बाहर तो निकलेगी, अमिता ने बताया। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा। और बुआ, महीने में एक दो संडे पापा उन्हें महीने का सामान लाने के बहाने बाजार भी ले जाते थे। कभी कभी वहीं से वे लोग फिल्म देखने भी चले जाते थे। मैं और तारा अम्मा दीदी को देख लेते थे, अमिता ने उत्साह से भरकर कहा। उसकी बात सुनकर मुझे इतना प्यार आया कि मैंने उसे खींचकर गले से लगा लिया। बित्ते भर की लड़की पर कितनी समझदार है, नहीं तो इस उम्र में लड़कियों को सखी सहेलियों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अमिता, अब कोई भी आए तो मम्मी को बिस्तर से उठने मत देना। अपनी कोर्स की कोई किताब लेकर उनके पास बैठ जाओ, चाहो तो भीतर से दरवाज़ा भी बंद कर लो। अब कोई भी आएगा तो मैं देख लूंगी, मैंने गंभीर स्वर में कहा। उन लोगों को भीतर भेजकर मैं पेपर लेकर कुर्सी पर बैठ गई। दरवाज़ा मैंने जानबूझकर खुला रखा ताकि घंटी की आवाज़ से भाभी डिस्टर्ब ना हो। कोई 5 के करीब दरवाजे के पास आवाज़ें सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा, 8-10 महिलाओं का दल दरवाज़ा खोलकर भीतर आ रहा था। यही वह सत्संग ग्रुप होगा जिसके बारे में अमिता ने कहा था। मैं उठकर खड़ी हो गई और उन लोगों को आदर सहित स्थान ग्रहण करवाया। मैंने क्षमा याचना के स्वर में कहा, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार भी है और बीपी भी बढ़ गया है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, बोलने को भी मना किया है। उन लोगों ने क्षण भर एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक ने कहा, बीपी बीपी तो क्या, थकान उतर रही है। बेचारी एक दो नहीं पूरे 17 साल रपटती रही है, अब थोड़ी चैन की सांस ले पाएगी। मैंने तड़प कर कहा, भाभी थकान से नहीं, दुख से निढाल हो रही है। संतान की मृत्यु किसी भी माँ के लिए दुखदाई ही होती है, और जो बच्चा शारीरिक या आर्थिक रूप से कमजोर होता है, माँ की ममता उस पर कुछ ज्यादा ही होती है। मेरे वक्तव्य के बाद कमरे में क्षण भर का मौन छा गया। फिर एक प्रश्न आया, आप? मैं अमिता की बुआ हूँ, कानपुर से आई हूँ। मैंने उनके दूसरे संभवतः प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। और लोग भी आए होंगे? हाँ, कुछ आकर चले गए, कुछ आते जा रहे हैं। मेरा छोटा भाई तो अमेरिका में रहता है। भाभी के भाई आए थे, उनकी माँ बूढ़ी है, बिस्तर से लगी है, तो दोनों एक साथ घर नहीं छोड़ सकते। अब इन लोगों को क्या बताती कि रिश्तेदारों ने इस हादसे को हादसे की तरह लिया ही नहीं। वे तो ऐसी राहत की मुद्रा में आ गए हैं जैसे इतने दिनों तक वे ही सब झेलते रहे हैं। खुद मेरे पति मुझसे कहते रहे, चलो चले। अब यहाँ रुककर क्या करोगी?
पर मैंने साफ कह दिया कि भाभी को इस हालत में छोड़कर मैं अकेले नहीं आ सकती। अमिता एकदम आप पर गई है, जैसे किसी को एकदम ईश्वरीय ज्ञान हो गया। देखकर ही पता चलता है कि बुआ भतीजी हैं। एक ही खून है ना, समानता तो होगी ही, मैंने नम्रतापूर्वक कहा। चलो एक बात अच्छी हो गई, अमृता का रास्ता साफ हो गया। मतलब अब उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। शादी? अमिता की? अभी तो 12वीं की परीक्षा दे रही है, मैंने कहा। सो तो दे रही है, पर कभी ना कभी शादी तो होगी ना। आप नहीं जानती, घर में एक आधा बच्चा ऐसा हो तो लोग बिदक जाते हैं। वरुण के समय देखा नहीं था, कितनी मुश्किल आई थी। दूसरी ने कहा, वह तो अच्छा है उसने लव मैरिज कर ली, नहीं तो ढंग के रिश्ते ही नहीं आ रहे थे। इतना हैंडसम इंजीनियर लड़का, महीना लाख रुपया कमाने वाला, पर लड़की वालों के आंखों में चढ़ता ही नहीं था। एक दो जगह तो मैंने भी बात की थी, पर उन लोगों को यही डर था कि माँ बाप के बाद यह जिम्मेदारी बेटे बहू के गले पड़ गई तो। मैं कहने वाली थी कि भाभी अभी सिर्फ 50 की है और भैया 55 के, तभी किसी को याद आया। वरुण नहीं आया? आया था, तीसरी करके चला गया। बहू के पूरे दिन चल रहे हैं, अब तो वो शायद 13वीं पर ही आएगा। मेरे जवाब देने से पहले ही एक जिज्ञासा हुई, 13वीं करेंगे क्या? कुंवारी कन्या की 13वीं होती है क्या? क्यों नहीं होती? दूसरी ने तुरंत कहा। इंसान की जान गई है, कोई चींटी की थोड़ी ही गई है। लोग तो पालतू कुत्ते की भी श्राद्ध करते हैं। फिर वे कुत्तों के श्राद्ध के किस्से सुनाने लगी। मैंने उस अप्रिय प्रसंग को विराम देते हुए कहा, भैया ने पंडित जी से पूछा है, वह जैसा कहेंगे करेंगे। बहू तो शायद 13वीं पर भी नहीं आ पाएगी। संभव ही नहीं है, मैंने कहा। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि बहू की माँ ने पूरे 9 महीने उसे इधर झांकने भी नहीं दिया। उन्हें डर था कि कहीं गर्भवती कन्या पर सविता की छाया ना पड़ जाए। बहू की डिलीवरी मायके में ही होगी, मैंने उनकी शंका का समाधान किया। भाभी की वैसे भी स्थिति नहीं है, अब तो मनोस्थिति भी नहीं है। आप देखना, वरुण के यहाँ बेटी ही पैदा होगी, एक ने दावे के साथ कहा। कैसे पता? सबने एक स्वर में पूछा। ये जो गई है ना, उसने ना कुछ देखा है ना सुना है। जैसी आई थी वैसी ही चली गई है, सारी इच्छा यहीं छोड़ गई है। वापस जरूर आएगी। बेटी हो या बेटा, भगवान जो भी दे साबुत हाथ पांव और साबुत दिमाग के साथ दे, एक ने दार्शनिक स्वर में कामना की। उसी समय ताराबाई बाहर आई, अपने पीछे दरवाजे को धीरे से धकेलते हुए बोली, मैं निकलती हूँ बुआ जी, सब तैयारी करके रखी है, सुबह आ जाऊंगी। आराम से आना, कोई हड़बड़ी नहीं है। उनके जाने के बाद एक ने पूछा, यह तो सविता की आया है ना, अब भी आती है? अब तो वह हम सबकी आया बनी हुई है, मैंने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। इस समय वही घर संभाल रही है। भाभी तो एकदम टूट गई है और मुझे आने जाने वाले लोगों के पास बैठना होता है। आप तो अभी रहेंगी ना? एक ने पूछा। हाँ, इन लोगों के सेटल होने तक कुछ दिन रहूंगी। आप ना जाते समय भाभी को साथ ले जाना, दूसरी ने सुझाव दिया। उन्हें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। सोच तो रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता भाभी राजी होंगी। अमिता का 12वीं का साल है, उसकी पढ़ाई पहले ही बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अकेली लड़की को घर में छोड़ना भी नहीं है, तीसरी ने अधिकारवाणी से कहा। डर जाएगी बेचारी, जवान मौत बहुत बुरी होती है, साया मंडराता रहता है। भाई साहब से बोलिए, पंडित जी कहे ना कहे, छोटा मोटा हवन करवा ले, और शांति पाठ भी। मौत वाले घर में शांति पाठ बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अनिष्ट आत्माएं फेरा लगाती रहती हैं। उनकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि भीतर का दरवाज़ा भड़ाक से खुला। दरवाजे में भाभी खड़ी थी, बिखरे बाल, रो रो कर सूजी हुई आंखें, थर थर कांपता शरीर। मैंने लपक कर उन्हें थाम लिया और चौंक पड़ी। मैंने तो झूठ मूठ कह दिया था कि भाभी को बुखार है, पर उनका शरीर तप रहा था, सचमुच। मैंने स्वर को यथाशीघ्र कठोर बनाते हुए कहा, भाभी, आपसे बिस्तर से उठने को मना किया था ना, फिर भी आप बाहर आई। ये जो मेरी सखी आई हैं, मेरा दुख बांटने, मुझे तसल्ली देने,
उनका धन्यवाद भी ना करूं मैं? उनकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी और बोलते बोलते बुक्का फाड़कर रो पड़ी। उनका वह आक्रोश, उफ, उनका वह आक्रोश इतना करुण, इतना हृदय विदारक था कि लग रहा था जैसे सविता की अर्थी अभी अभी उठी हो। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी मातम फुर्सी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।